गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दोपहर का नमस्कार। और हम लोग अब बातचीत करते हैं फिर एक बार। और अब तक जो टॉपिक था हम लोगों ने कवर किया, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण तो कहने के लिए टॉपिक था, और फिर वैदिक संस्कृति, वैदिक काल पूरा। ठीक। पांचवा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, इसको कह सकते हैं आप, महाजनपद काल या बुद्ध काल या सूत्र काल। अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है, महाजनपद काल या बुद्ध काल या सूत्र काल। और इसका टाइम पीरियड हम लोग देखें तो ये है छठी सदी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी। इसको आप ना वर्ष में नहीं बांधा जाता है कि यहां से यहां, छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व, ठीक है, इस टाइम फ्रेम को लिया जाता है। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक बार हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग साहित्य के बारे में, ठीक है, और अर्थव्यवस्था, इस दौर में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाज, राजनीति और धर्म के बारे में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, साहित्य, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये जो धर्म आपका टॉपिक है ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग हर एक वर्ष इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, धर्म वाले टॉपिक से, ठीक। इस वाले टॉपिक से, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, काफी कुछ है इसमें, टाइम टेकिंग है आपका ये 2 क्लास तो लेके चला ही जाएगा केवल धर्म। बाकी सब तो संभव हो एक क्लास में निपट जाए, ठीक है, नहीं भी थोड़ा बहुत, बट केवल धर्म धर्म 2 क्लास लेगा, है ना। इसमें बौद्ध धर्म बहुत डिटेल में, जैन धर्म पढ़ेंगे हम, बाकी और भी संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न है और मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न है, ठीक है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैंने कहा था पूरा रिवीजन करने के लिए, कर लिया क्या आप लोगों ने? थोड़ा बहुत मैं कुछ लिखने के लिए कहूँ तो आप लिखने की स्थिति में रहेंगे क्या आज? 2-2 मिनट, ज़्यादा नहीं। किस कोई टॉपिक बोला, आपको कितना याद है, बस चेक करने के लिए। चलिए मैं बीच में या लास्ट में देखूंगा, कुछ आप फिट हैं तो मैं कुछ 10-5 मिनट आपका एक एक्सरसाइज करा लूंगा मैं, है ना। साहित्य, हम देखो ऐसे भी सिलेबस में कहा गया साहित्य पढ़ने के लिए, हम पढ़ते भी हैं क्योंकि साहित्य से ही सारी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, साहित्य से ही हमें सारी जानकारी। तो हम क्या करते हैं, पहले इस दौर के साहित्य कौन कौन से इस काल के साहित्य हैं, जरा उसका एक फैक्चुअल परिचय ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिखें आप जरा, साहित्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस अवधि, छठी से चौथी सदी ईसा पूर्व के। साहित्य में पहला आप लिख लेंगे आप, वेदांग। वेदांग, इसको हम सूत्र साहित्य भी कहते हैं। ये ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित है। ये ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित है।
हिंदू धर्म के लिए ही कई बार आप ब्राह्मण धर्म शब्द भी सुनेंगे आप, है ना, प्राचीन काल में। ठीक है। साहित्य की बात करें हम लोग, साहित्य का नाम हमने लिया वेदांग। लिखें आप इसके बारे में, वेदांग के बारे में, कि वैदिक काल के पश्चात वैदिक काल के पश्चात वैदिक साहित्य को समझने के लिए वैदिक साहित्य को समझने के लिए वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना की गई, वेदों के अंग की रचना की गई। कल मैंने एक शब्द यूज किया था वेदांत, याद है ना सभी को? उपनिषद के लिए वर्ड यूज किया गया है, उपनिषद को वेदों का अंत। अभी क्या हुआ, वेद थे मंत्र के फॉर्म में, सब छोटे छोटे, उसको समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, उपनिषद ग्रंथ आ गए, विस्तार बहुत हो गया। फिर वो कितना विस्तार, कैसे इसको संक्षेप किया जाए, और थोड़ा भाषा भी चेंज हुआ। वेदों की जो भाषा थोड़ा वैदिक संस्कृत है, वो टफ संस्कृत है, और एक जो हम लोगों की भाषा जो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत कहते हैं इसको हम। तो उस समय की संस्कृत भाषा में उसको समझने के लिए वेदांग की रचना, तो वैदिक काल के पश्चात वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक, लिखें आप, इसके 6 अंग है, 6। इसके 6 अंग हैं। सभी का नाम आप लोग लिख लेंगे एक बार। शिक्षा, ये बेसिकली शिक्षा पे जो किताबें लिखी गई वो था कि कैसे शुद्ध उच्चारण करें, इस बात को सिखाने के लिए किताब लिखी गई। मंत्र वगैरह पे देखेंगे आप, उसके उच्चारण पे बड़ा बल दिया जाता है, कैसे मंत्रोच्चारण हो रहा है। ठीक, तो शिक्षा नामक वेदांग में 6 अंग हैं। एक हो गया शिक्षा। क्यों शिक्षा पे किताबें लिखी गई? शुद्ध उच्चारण के लिए। दूसरा है व्याकरण, ये हुआ भाषा संबंधी नियम के लिए। ठीक, इसमें एक बड़ी फेमस रचना है, वो है पाणिनि। ठीक, किताब का नाम है अष्टाध्यायी। ये लिखी गई है 5th सेंचुरी BC में। पाणिनि, किताब का नाम है अष्टाध्यायी, 5th सेंचुरी BC में लिखी गई किताब। ये संस्कृत व्याकरण पर है। ये किताब किस पे है? संस्कृत व्याकरण पर है। ये किताब है संस्कृत व्याकरण पर। ठीक, ठीक है। उसके बाद देखें आप निरुक्त। ये शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए, शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए। इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए निरुक्त, है ना। ठीक है, एक बड़ी फेमस रचना है इसमें, एक विद्वान है यास्क, और उनकी रचना है निरुक्त।
ये सब संस्कृत में ही लिखा गया जितनी भी किताबें हैं। ठीक है, निरुक्त है शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए। यास्क एक लेखक हैं, उनकी रचना है निरुक्त। पाणिनि एक लेखक हैं, उनकी रचना है अष्टाध्यायी। ठीक, इसके बाद है निरुक्त के बाद लिख लें आप छंद। गायन के लिए। ठीक है, छंद हो जाता है गायन के लिए, है ना, गाने के लिए, मतलब कैसे किस रिदम में गाया जाए। ये सब पूरा यमा ताराज भान सलगाकर ऐसे करके सब, ठीक है, रिदम होता है कि जोड़े में है, कैसे उसको गाया जाए, है ना, उच्चारण के साथ। ठीक है, तो छंद इस पे भी जैसे एक पिंगल मुनि की रचना है, बट सब जगह मैं किताब का नाम नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। वेदांग के कितने अंग है? 6 अंग है, वो समझा दे रहा हूँ। जो सबसे फेमस किताब, उसमें सबसे ऊपर पाणिनि का अष्टाध्यायी है, वो याद रखना है आपको। सब में है, शिक्षा पे भी है, सबके लिए किताब है। इसमें भी किताब है, बट ले नहीं रहा हूँ किताब का नाम। ठीक है, वो सप्लीमेंट वाले मैटर में किताबों की लिस्ट बढ़ जाएगी आपकी। जो सप्लीमेंट मैटर दूंगा ना साहित्य के ऊपर, एक सप्लीमेंट मैटर दूंगा आपको मैं एंड में, उसमें अधिक से अधिक किताबों के नाम रहेंगे, उसमें वो सब भी कवर कर लेंगे हम। ठीक, छंद के बाद लिखें आप ज्योतिष। कोई भी यज्ञ पूजा पाठ वगैरह करना हो तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? ठीक है, ज्योतिष पे भी एक लागत मुनि की किताब है, वेदांग ज्योतिष करके है ना, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको बस ऐसे ही रहने दीजिए आप। 6 आपके हो गए, ऐसे 5 हो गए आपके। वेदांग में 6 अंग है तो 5 अंग ये हो गए। और छठा जो 6 जो किताब है वो है कल्प। कल्प जो है 3 भागों में बटा हुआ है, स्रोत, सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प जो है 3 भागों में बटा हुआ है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। ठीक, स्रोत सूत्र में क्या दिया गया? इसमें यज्ञ से संबंधित नियम। अब जो नियम चलता है ना हमारे समाज में, हिंदू समाज में, वो सब इससे संचालित होता है मैक्सिमम। यज्ञ से संबंधित नियम, कौन कौन यज्ञ हैं, उसके नियम क्या होंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में भी था, वेदों में भी था। आम लोग कैसे समझेंगे उस समय संस्कृत की भाषा? सब वेद को बना करके ही आगे राइटिंग चलता रहा है, वेदों को रख करके। गृह सूत्र में है परिवार, गृहस्थ से संबंधित नियम। परिवार के क्या होने चाहिए नियम, गृहस्थ के क्या होने चाहिए, है ना। पति पत्नी हैं तो भाई किस तरह से घर में यज्ञ पूजा पाठ वगैरह, कैसे जीवन जीना चाहिए, मतलब। ठीक है, और धर्म सूत्र में है सामाजिक राजनीतिक नियम, जैसे वर्ण व्यवस्था का क्या नियम होगा। ठीक है, धर्म सूत्र में है सामाजिक राजनीतिक नियम, राजा का क्या कर्तव्य होगा। यहां पे कर्तव्यों के नियमों की बात इसमें की गई, मतलब हिंदू समाज कैसे चलेगा उसके लिए, मतलब। ठीक है, तो इसको इसको खास करके ABC को धर्म सूत्र, इन सब के लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है कभी कभी किताबों में, धर्म सूत्र हैं, धार्मिक नियम है। एक स्मृति ग्रंथ सुनते होंगे आप, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति। मनुस्मृति तो सभी ने सुना होगा कभी ना कभी, मनु का नाम। तो जितनी भी स्मृतियां है ना वो भी रूल बुक है,
और ये भी रूल बुक है, नियम। दोनों को मिला देंगे हम, सूत्र साहित्य को और स्मृति साहित्य को, दोनों को हम मिला देंगे हम, तो हिंदू समाज में इसी को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यानी रूल बुक में, नियमावली में। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है, ये नियम है, रूल बुक है, कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में नियमों से बंधा हुआ है ना। पूजा पाठ की विधि से, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, इन सब से बंधा हुआ है। ठीक, तो एक तरह से नियम रख दिया गया। तो सूत्र लगा हुआ है, धर्म सूत्र भी कहते हैं इसको हम लोग। इन सबको क्या कहते हैं हम? एक तरह से धर्म सूत्र, वैसे एक अलग है बट सबको भी धर्म सूत्र कहते हैं मोटे तौर, क्योंकि नियम है। बाकी सब में अलग अलग मकसद से था, ये जीवन कैसे जीना है उस संबंध में नियम है। ठीक, तो ये सारे ग्रंथ और जो स्मृति ग्रंथ है, दोनों को मिला करके हिंदू धर्म में कहा जाता है शास्त्रों में ऐसा कहा गया। तो शास्त्र कौन सा होगा? ये है शास्त्र। ठीक है, शास्त्र सब सुनते होंगे ना, शास्त्रों में ये कहा गया है। उस दौर में नियमों का संकलन किया गया, जो उस दौर के विद्वान थे, ठीक है, कि भाई ऐसे जीवन जीना चाहिए। लोगों ने नियम बनाए वेदों को आधार में रख करके। अब वेद पुराना हो गया ना, समय के साथ साथ नियम की व्याख्या अपने हिसाब से लोग करते चले जाते हैं। पुराणों में एक नई व्याख्या हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे दौर बदलता है नई नई व्याख्याएं। तो आप देखोगे हिंदू धर्म में किसी एक ग्रंथ नहीं है कि हाँ यही एकमात्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म में देखोगे आप, धर्म ग्रंथों का पूरा एक भंडार है, और समय समय पे नए नए धर्म ग्रंथ आपको उसमें दिखते जाएंगे। तो धर्म ग्रंथों में भी आपको परिवर्तनशीलता दिखेगी। ये जो परिवर्तनशीलता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे हिंदू समाज के जीवन में भी समय के हिसाब से बदलाव दिखते रहेगा आपको हिंदू समाज में। परिवर्तनशीलता का अपना एक मैसेज भी तो है ना, समय के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव को स्वीकार भी करते रहता है समाज। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 अंग। इस 6 अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। सभी को क्या कहते हैं? वेदांग। इसकी रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए। ठीक, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, 6 आपके हो गए। कल्प को 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ा जाता है, श्रौत, गृह और धर्म। ये खास करके इसमें नियम सारे भरे हुए हैं, रूल भरे हुए हैं। ये रूल बुक हो गया आपका एक तरह से। जो शास्त्र शब्द चलता है, तो इसके लिए शास्त्र बहुत इस्तेमाल होता है, और आगे चल करके स्मृतियों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, नियमावली का इस्तेमाल होता है, शास्त्र है ना। अब यहां नोट करके लिख लें आप, धर्म सूत्र में जैसे उस समय कुछ प्रमुख धर्म सूत्रकार हैं, गौतम हैं, पराशर हैं, बौधायन हैं इत्यादि। जिन विद्वानों ने धर्मसूत्रों को आकार दिया, ठीक, धर्मसूत्रों को संकलन करने वाले, व्याख्या करने वाले, ठीक है, गौतम, पराशर, बौधायन, ठीक है, तो ये सब धर्मसूत्र के संकलन करता है, व्याख्या करता है। गोविल हैं, और भी बहुत सारे नाम इसलिए इत्यादि करके छोड़, गौतम फेमस आते हैं उसमें, मतलब। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो काल अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस काल के बारे में जानकारी उस दौर के साहित्य से मिलती है। तो कौन कौन से साहित्यों को मिला करके उस काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, तो एक है सूत्र साहित्य, पूरा नाम ही इसको दे दिया गया है। आपने देखा होगा ऊपर हमने क्या लिखवाया था? बुद्ध काल, महाजनपद काल, सूत्र काल।
इसके कारण नाम ही पड़ गया है इसका सूत्रकाल। कभी कभी किताबों में लिखे रहेगा सूत्रकाल पढ़ते हैं। कभी कभी क्या, जैसे साउंड दे दीजिएगा आप, है ना, जैसे पढ़ने आते हैं, है ना, यहाँ पे तो अच्छी बात है भाई, पढ़ाई करने आ रहे हैं लोग, ठीक है। अब पढ़ाई, जब कितनी बार कहा गया कि भाई देखो ये जो पढ़ाई हो रही है ये बेसिकली पढ़ने आए स्कूल कॉलेज नहीं है। पर बहुत सारे बच्चे उस मेंटालिटी के भी आ जाते हैं जिनको लगता है कि मैं कुछ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का गुंडा हूँ, ठीक है। तो वर्दी वाला गुंडा बनो ना, ठीक है। ये छोटा मोटा वाला गुंडा क्यों बनना यार, मतलब कोई पुलिस वाला आएगा पकड़ के ले जाएगा आपको, कोई भी आएगा। गुंडा बनो तो कायदे का गुंडा बनो, वर्दी वाला बनो, ठीक है, एक ठीक ठाक होना चाहिए मतलब। फिर क्या होता है, कभी कोई इशू हो 2 मिनट के अंदर, मतलब ठीक है, संस्था, अरे संस्था में क्या क्या भाई, संस्था, अब मान लो मैं सड़क पे आ जा रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले ही कार से किसी ने, बाइक वाले ने मेरे कार में आके मार दिया, ठीक है। तो हमने कहा भाई देख के चला कर, ठीक है। 3-4 बाइक वाले उनके गैंग थे, सब लोगों ने मुझे घेर लिया, ये पास की बात है, ठीक है, वहां घेर लिया एकदम से, चारों तरफ से बाइक ऐसे पकड़ के एकदम की भाई, ठीक है, नहीं नहीं आप, जो तरीका होता है। अब एक चीज बहुत क्लियर है उम्र के इस पड़ाव पे कि रोड रेज बेकार की चीजें होती हैं, मतलब रोड पे, सड़कों पे इस तरह का बहस करना, मतलब आप, ठीक है, गलती चाहे किसी की भी हो, आप विनम्रता से उसको हैंडल करिए, हमने समझाया, बताओ, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब वहां पे उसको क्या बहादुरी दिखाना और क्यों दिखाना उसको बहादुरी, जब वो उस मिजाज से घूम रहा है सड़कों के ऊपर, ठीक है। चलो मेरे जैसा आदमी है, प्यार से बात निपट गई, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। बट यही आदत रहेगी तो अगले चौक चौराहे पे कहीं ना कहीं वो पिट जाएगा। और ऐसे इतने लोगों को पिटते हुए देखा, जब उसी मिजाज के लोग मिलते हैं, फिर कोई उसको मारता है, फिर पुलिस, फिर मामला ऐसे होता है। तो कुछ ऐसा वाक्य, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ, जैसे जहां हम पढ़ने आते हैं वहां इन सब चीजों को इग्नोर करके पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है। अब जब पुराने बैचेस हो जाते हैं, जो सब पहला बैच है, दूसरा बैच एंड हो रहा है, मतलब है ना, तो उनको लग रहा है कि मैं हूं, मतलब कुछ टाइप वाली बात है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, आप जूस पी लो, बेस्ट रहेगा ये। हाँ, क्लास नहीं रुकी है, क्लास चल रही है, आपने लगता ध्यान नहीं दिया, बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया। आह, अच्छा, बीच में गायब हो गया होगा थोड़ा सा, है ना। हम आपको क्या बता रहे थे, आपको हम वेदांग के बारे में बता रहे थे आपको, ठीक है। और हमने कहा जैसे कि अब इस दौर के बारे में, मान लो हम सोसाइटी पढ़ेंगे, हम उस दौर का समाज कैसा था, उस दौर का धर्म कैसा है, तो कहाँ से जानकारी मिलनी है हमें, साहित्य से जानकारी मिलनी है। किस साहित्य से जानकारी मिल रही है, तो वेदांग से मिल रही है, बौद्ध से मिल रही है और जैन से मिल रही है, ठीक। वेदांग से मिलेगी, बौद्ध साहित्य भी है और जैन साहित्य भी है। इन सब, आप जब आप किताब पढ़ोगे देखोगे, बौद्ध ग्रंथ में ये कहा गया है, दिग्ग निकाय में ये कहा गया है, सुत्त निपात में ये कहा है, सुत्त पिटक में ये है, भगवती सूत्र में ये है, अंगुत्तर निकाय में। जब बार बार किताबों के नाम आएंगे, करीब आर्य शर्मा में 4 चैप्टर हैं इस वाले हिस्से पे, जब बार बार किताबों के नाम आएंगे उसमें आप देखोगे आप, ठीक है ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये किताब कहाँ से आ रहे हैं। तो इस, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सोर्स को या तो शुरू में या लास्ट में भी। अब हर दौर का साहित्य कुछ ना कुछ हम पढ़ेंगे,
वैदिक काल से लेके, ठीक, पूर्व मध्य काल तक। और लास्ट में क्या करेंगे, सभी साहित्य को हम एक साथ एकत्रित, ठीक है, एक साथ एकत्रित कर देंगे। देखो ये बौद्ध है, ये जैन है, ये ब्राह्मण है, पूरा एक साथ संस्कृत भाषा में है ना। फिर साहित्य को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग वाइटिंग को लेकर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, है ना। तो साहित्य की गिनती शुरू हो गई है। टुकड़ों में पढ़ने से हमें आसानी से याद हो जाएगा, टुकड़ों में पढ़ने से हमें आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया वेदांग के बारे में। इसी में लिखें आप जरा, बौद्ध साहित्य के बारे में लिख लें आप। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बौद्ध धर्म में कई संप्रदाय बन जाएंगे, एक हीनयान और महायान। ये थोड़ा फेमस है, हीनयान और महायान, ठीक है। बौद्ध साहित्य इसमें एक तरफ हम लेंगे हीनयानी साहित्य, और एक हम लेंगे महायानी साहित्य। हीनयानी साहित्य और महायानी साहित्य, ठीक है। हीनयानी साहित्य में सबसे पहला जो नाम आता है, फेमस है, वो है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म पे केंद्रित है ना। पहला नाम आता है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में 3 हिस्से हो जाते हैं। एक है आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, ठीक है। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, सूक्ष्म दर्शन या विचार, त्रिपिटक हो गया आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है पूरे बौद्ध धर्म की वो है त्रिपिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में भगवान बुद्ध के नियम हैं, अभिधम्म पिटक में सूक्ष्म दर्शन और विचार है, ठीक है। अभिधम्म, अब इसका ना अच्छा खासा उपयोग होता है इस काल को पढ़ने में। बार बार बौद्ध ग्रंथों से ये पता चलता है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, कभी बौद्ध ग्रंथ लिखा रहेगा, कभी ये नाम लिखे रहेंगे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे वो करते हैं जरा। सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में आप देखेंगे, सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में विभाजित है। ये भी लिखना है आपको, ठीक है। सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में विभाजित है, ठीक है। कौन कौन से 5 निकाय हैं, बस ऐसे नाम लिख लेना है। दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय,
अंगुत्तर निकाय, बहुत आराम आराम से लिखिएगा, एक एक बात रिपीट करता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। 5 निकायों में विभाजित है, ठीक है। दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है। तो क्या हुआ, सुत्त पिटक 5 भागों में, 5 किताबों में बटा हुआ है, ठीक है। अब सुत्त पिटक के बारे में नोट करके लिख लें आप, थोड़ा सा लिख लें आप, इसमें एक पॉइंट लिखे, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय के अंतर्गत, खुद्दक निकाय के अंतर्गत, खुद्दक निकाय के अंतर्गत जातक, बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी, मैं सारी चीजों को रिपीट कर दूंगा एक बार, है ना। जातक, धम्मपद, सुत्त निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा, धम्मपद, सुत्त निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा, इत्यादि पुस्तक है। ठीक है। जातक में 15 किताबें आती हैं, जातक कहने सॉरी, खुद्दक निकाय में 15 किताबें आती हैं। उन 15 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक जातक बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से पढ़ते रहोगे, आएगा उसमें सामने जातक, तो आपको रहेगा अच्छा ये बौद्ध ग्रंथ है। जातक किससे जुड़ा हुआ, खुद्दक निकाय और सुत्त पिटक से। जातक का बार बार नाम आएगा, धम्मपद का नाम आएगा। धम्मपद को कभी कभी कहा जाता है बौद्धों का गीता। धम्मपद को क्या कहा जाता है, बौद्धों का गीता। ठीक, इसमें उपदेश वगैरह बहुत दिए गए हैं ना। मैं फिर एक बार रिपीट करूं, हम लोग इस समय बौद्ध साहित्य का परिचय ले रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य को 2 हिस्सों में बांट कर रखते हैं हम लोग, हीनयान और महायान। हम लोग अभी हीनयान की बात कर रहे हैं। हीनयान में पहला इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिपिटक। इंपॉर्टेंट क्या है पहला, त्रिपिटक। त्रिपिटक में कितने भाग हैं, 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्रक्स बता दिया, ये मेन होता है। सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में बटा हुआ है, ठीक। दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त, अंगुत्तर, ऐसे करके। ये जो खुद्दक निकाय है ना, इसके अंतर्गत 15 किताबें हैं, पतली पतली। उसमें से 4-5 का नाम यहां लिख दिया आपको, जातक, धम्मपद, सुत्त निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा। सपोर्ट वाले मैटर में कोशिश करूंगा 15 नाम उसमें पड़ा हुआ रहे, नजर से जाता रहे। बट जातक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस बार बार आता है। हम अलग से भी कहते हैं जातक ग्रंथों में ये कहा गया है, कह सकते हैं हम, बट जातक पाठ है सुत्त पिटक का, खुद्दक निकाय का, ठीक है। त्रिपिटक 3 पिटक हो गया, पिटक यानी बास्केट, पिटारी। बुद्ध के उपदेशों का 3 भागों में विभाजन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। तो हमने ये सुत्त पिटक के बारे में लिख लिया, थोड़ा सा विनय पिटक के बारे में लिख लें आप। सुत्त पिटक के बाद लिखें आप विनय पिटक। सुत्त पिटक के बाद लिख लें आप विनय पिटक, ठीक है। यहां लिख लें आप
पातिमोक्ष। पातिमोक्ष नामक पुस्तक का संबंध विनय पिटक से है। पातिमोक्ष नामक पुस्तक का संबंध विनय पिटक से। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, पूरा नियमों के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में वैसे भी नियम है। तो सुत, विभंग, खंदक, परिवार और पातिमोक्ष, ये 4 किताबें नियम पर हैं। चारों को मिलाकर कहा जाता है विनय पिटक। 5 निकायों को मिलाकर कहा जाता है सुत पिटक, है ना। ऐसा वाला डिवीजन होता है इसका। तो सुत, विभंग, खंदक, परिवार, पातिमोक्ष, उसमें एक पातिमोक्ष का नाम हमने उठा लिया। ये जो किताब है इसमें प्रॉपर नियम दिए गए हैं, भिक्षु और भिक्षुणु को कौन कौन नियमों का पालन प्रति 15 दिनों पे करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरह से उसको संविधान माना जाता है बौद्ध धर्म का, बौद्ध संघ का। ठीक, और अभिधम पिटक लिख लें आप। अभिधम पिटक में भी 6-7 किताबें हैं, वो भी लिस्ट आपको रहेगा, सब याद नहीं रखना आपको क्लास में। बस हमारा कोशिश ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखिए आप। अभिधम पिटक की एक रचना है कथा वस्तु। अभिधम पिटक की ठीक है, कथा वस्तु। ठीक है, तो हमने त्रिपिटक से संबंधित कुछ किताबों के बारे में, जो 3 भाग हैं, उसके अंदर कौन कौन सी किताबें आती हैं। इसमें भी 7 रचनाएं, 6 या 7 रचनाएं अभिधम पिटक में। एक किताब हमने इसमें लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु, पातिमोक्ष, जितने भी नाम आ रहे हैं सब ये बौद्ध हीनयानी साहित्य से संबंधित। हीनयान महायान हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। अब बस डिवीजन इसलिए कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको सुविधा रहे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे देखो हीनयान में हमने ये पढ़ा था, महायान में हमने ये पढ़ा था, है ना। मैक्सिमम इसी में जानकारी, इसके बाद ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं इस समय, पहला हमने क्या देखा, त्रिपिटक। त्रिपिटक की ऐसे करके हमने रेखाएं बना ली यहां पे, है ना। त्रिपिटक के बाद एक के बाद लिख लें, सब चल रहा है हीनयानी साहित्य में। ये हो गया आपका ए त्रिपिटक। बी में लिख लें आप मिलिंद प्रश्न। इसमें राजा मिनांडर या मिलिंद एवं भिक्षु नागसेन। एक किताब है मिलिंद प्रश्न, ठीक है। इसमें राजा मिनांडर या मिलिंद, मिनांडर नाम है, यूनानी शासक है, उसको मिलिंद भी कहा गया भारतीय किताबों में, एवं भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है। राजा मिनांडर या मिलिंद एवं भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है, ठीक है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये प्रकरण आएगा, इसमें हुआ क्या था, ये भी हीनयानी साहित्य में आता है, बौद्ध धर्म के बारे में ही है, ठीक है। बी लिख लिया आपने। सी में लिख लें आप वंश साहित्य। वंश साहित्य का संबंध वैसे तो श्रीलंका से है, लेकिन जानकारी पूरा देता है हीनयान धर्म के बारे में। इसमें 2 प्रमुख रचनाएं हैं, दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं ठीक है। तो हीनयानी साहित्य की जब हम बात कर रहे हैं हम लोग, जो प्रमुख साहित्य में त्रिपिटक, मिलिंद प्रश्न और वंश साहित्य, ठीक।
त्रिपिटक, मिलिंद प्रश्न, और ये प्रमुख हो गए आपके हीनयान में। ठीक है, ऐसे हम लोग महायान में बात कर लें एक बार। हम लोग एक दो किताब ही है इसमें इंपॉर्टेंट। महायान में लिख लें आप, एक लिख लें आप ललित विस्तार, ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार सबसे फेमस माना जाता है महायान में। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। एक विद्वान है, एर्नोल्ड करके विद्वान है, काफी चर्चा में है ये किताब रहा था और अभी भी बहुत चर्चित किताब है। महायान की एक रचना है ललित विस्तार। ठीक है, और भी अन्य किताब है जो आपको लिस्ट में मिल जाएगा। ये एक नाम आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारी किताबें आपको सप्लीमेंट मैटर जब लास्ट में साहित्य पे प्रोवाइड करेंगे आपको हम। यहां मैंने जितने नाम लिए ना, वो सारे नाम किताबों में सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नाम तो अभी और हैं इसमें बहुत सारे, तो जिसका बार बार इस्तेमाल होता है ना, वो नाम पता होना चाहिए कि हाँ, इन किताबों का यूज किया गया इतिहास को लिखने में, हम जो पढ़ रहे हैं। तो वो नाम कम से कम हमारी समझ में होना चाहिए, क्योंकि इन किताबों के आधार पर ही तो हमें उस काल की जानकारी मिलती है। तो एक तो हो गया वेदांग साहित्य, दूसरा हो गया बौद्ध साहित्य में हीनयान, और महायान में भी अभी 6-7 किताबें और हैं। सधर्म पुंडरिक है, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता है, ऐसे करके और भी किताबें हैं इसमें, बट वो सप्लीमेंट मैटर के तौर पे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, एक है आपका जैन साहित्य। लिखें आप जरा जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैन धर्म से संबंधित साहित्य को आगम भी कहते हैं, जैन साहित्य को। ठीक है, इसमें आप इसके अलग अलग हिस्से हैं, जैसे एक है अंग, 12 अंग हैं। जैन साहित्य का एक हिस्सा कहलाता है अंग, किताबों का संकलन है, उसमें 12 किताबें हैं। ठीक, उसको कहते हैं अंग। ऐसे एक हिस्सा है उपांग, एक हिस्सा है मूल सूत्र, और एक हिस्सा है छेद सूत्र। ठीक है, अंग, उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र। जैन साहित्य के साथ क्या है कि इतिहास निर्माण में इसका ज्यादा उपयोग नहीं देखोगे किताबों में आप। तो इसके अंदर कौन कौन से किताब हैं उसका जिक्र बहुत कम मिलेगा टेक्स्ट बुक में। आप अलग से पढ़ना चाहें तो बहुत सारी लंबी चौड़ी इसकी भी लिस्ट है। जिसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पर पकड़ बनाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं हम। जिसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो बड़ा महत्व है इसका, बट इसका उपयोग हम कम करते हैं सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए। तो आपको बस जानते रहना, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, अंग है, उपांग है, मूल सूत्र है, छेद सूत्र है। इसमें अंग वाले में एक बड़ा फेमस है भगवती सूत्र। बारह किताब में एक किताब है भगवती सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बाकी बहुत अनंतगढ़ दसाव है, आचरंग सुत है, ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं इसमें भी हैं। उस पर भी आपको फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना, बस ये डिवीजन जानते रहना है। ठीक, नोट करके लिख लें आप।
दो किताब और लिख लें आप। इसमें एक है भद्रबाहु का कल्पसूत्र, और एक हेमचंद्र का परसिष्ट पर्वन। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, भद्रबाहु का कलसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ये सब रचनाएं भी जैन धर्म को समझने में बहुत उपयोगी हैं। इतिहास में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, कल्पसूत्र का भी और परिशिष्ट पर्वन का भी। ठीक है, धर्म ग्रंथों की श्रेणी में ये आते हैं आपके। जैन साहित्य में ये भी आते हैं, बाद की रचनाएं हैं, समझने में उपयोगी, इसलिए दोनों नाम हमें ध्यान रखना है। एक ये नाम, तीन नाम पहली नजर में आपको ध्यान रखना है जैन धर्म। एक बार जरा देख जाइए आप, टोटल वेदांग से लेकर यहां तक कौन कौन सा साहित्य आपने कॉपी में लिखा है, देख जाइए आप लोग एक बार, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, अंगुत्तर निकाय में भी ठीक पढ़ा है आपने, मैं बताऊंगा कृष्णा भी अंगुत्तर निकाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ना ऑनलाइन हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में भी लिखते रहते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ाता हूँ, और ये जीएस वाली क्लास है, तो क्लास में ऑप्शनल की बात करने का भी कोई बहुत लॉजिक है नहीं। हर बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग सब्जेक्ट है ना। ऑलरेडी अपने केजीएस के मंच पे एक ऑप्शनल की क्लास चलती है, एक टीचर लेते हैं, आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा। किसी को पढ़ना हो तो आप देख लीजिएगा, वहाँ वो करा रहे हैं वो, ठीक है ना। मतलब मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप ना मुझसे पूछिए ना मुझसे चर्चा कराइए आप उसके बारे में, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछेंगे तो बता दूंगा आपको मैं। तो इतने सारे बच्चे हैं ना, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, सबका हिस्ट्री ऑप्शनल तो है नहीं कि मुझे बात करनी है उसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने क्या बताया था, साहित्य पढ़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था, फिर समाज, फिर राजनीति, फिर धर्म। एक विकेट तो निकाल लिया इसका हमने। ठीक, साहित्य निकाल लिया हमने। अर्थव्यवस्था में लिखें आप बुद्धयोगीन अर्थव्यवस्था। बुद्धयोगीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अब सेम पॉइंट चलेगा हमारा फिर एक बार, जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था। लिखें आप जरा कृषि के बारे में। लिखें कि छठी सदी ईसा पूर्व में, पहला पॉइंट लिखे, छठी सदी ईसा पूर्व में
गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण मिलते हैं। कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण मिलते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में गंगा घाटी में, मैदानों में मतलब लोहे के उपकरण मिल रहे हैं। इसी में लिखें आप, लिखें धान के रोपाई का भी उल्लेख मिलता है, धान के रोपाई का भी उल्लेख मिलता है। तथा दासों एवं श्रमिकों को खेती में लगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। दासों एवं श्रमिकों को खेती में लगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, खेती में लगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, बड़ी संख्या में नगरों के साक्ष्य कौमा वेतनभोगी सेना एवं अधिकारियों की उपस्थिति कृषि के क्षेत्र में ठीक है, अधिकारियों की उपस्थिति कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन को रेखांकित करते हैं या प्रमाणित करते हैं। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उत्तर वैदिक काल में हमने क्या कहा था, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व तो बढ़ गया है। ठीक, जरूरत से कुछ ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन दावे से हम नहीं कह सकते कि कितना उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है। बट बुद्ध काल में हम क्या देखते हैं, हम बड़ी संख्या में नगरों के साक्ष्य मिलेंगे। नगर का मतलब क्या होगा, गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी। ठीक ठाक, हड़प्पा में हमने बात की थी। फिर आपको राज्य दिखेंगे, 16 बड़े बड़े राज्य दिखेंगे, सेनाएं हैं, अधिकारी हैं। ये सब बता रहा है कि सरप्लस प्रोडक्शन तो संभव ही नहीं था कि भाई इस तरह से बड़े राज्य बन जाए, नगर बन जाए, यदि अधिशेष उत्पादन ना हो। और अधिशेष उत्पादन क्या रीजन हो सकता है, गंगा घाटी में खेती एक बड़ा रीजन है, लोहे का बड़े पैमाने में खेती में उपयोग दूसरा रीजन है, धान की रोपाई तीसरा रीजन है, दासों और श्रमिकों को खेती में लगाया जाना चौथा रीजन है, चौथी परिस्थितियां हैं। आपको याद होगा उत्तर वैदिक काल में दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, खेती में लगाए जाने का उल्लेख। बट इस दौर के साहित्य में, इवन बौद्ध साहित्य में भी दासों को खेती में लगाए जाने का उल्लेख, उत्तर वैदिक साहित्य में भी बड़े भूमिपतियों का उल्लेख नहीं मिलता, कौन भूमि के मालिक हैं। बट बौद्ध साहित्य में गहपति, बड़े बड़े भूमिपतियों का उल्लेख मिलता है, इनके पास इतनी भूमि है,
इतनी मतलब भूमि का उल्लेख मिल रहा है। ये सब बताता है कि समाज में फिर एक बदलाव आया है और अब सॉलिड अच्छा वाला उत्पादन हो रहा है, लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन है, तभी इतने सारे राज्य और नगर हमें इस युग में दिखाई। ठीक, तो एक बड़ा बदलाव हमें क्या दिखाई पड़ता है, आप देखोगे उत्तर वैदिक काल है ना, लिखना नहीं है आपको। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, लोहे का उपयोग भी हो रहा है, बट हमें अभी सरप्लस प्रोडक्शन के साक्ष्य में उस तरह के प्रमाण, बट यहां पे हम क्या देखते हैं, अधिशेष उत्पादन के हमें प्रमाण बहुत तरह से मिल रहे हैं हमें। यानी एक बड़ा बदलाव कृषि के क्षेत्र में हमें यह दिखाई पड़ता है। पशुपालन अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पशुपालन हर युग में सहयोगी भूमिका निभाएगा। ठीक, कृषि के बाद अब हम बात करेंगे शिल्प की, लिखें आप जरा, बुद्धयुगीन शिल्प की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लिखें आप, समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। अब यहां हमें गिनती नहीं करनी है अब हमें, ठीक है, पिछले जितने भी शिल्प है ना, मतलब कपड़ा पे काम हो, बर्तन पे हो, लोहा, तांबा, जितने भी तरह के शिल्प है, मान लो आभूषण हो, सिक्कों का निर्माण हो, ठीक है, जिस जिस तरह के हम उपकरणों की बात कर रहे हैं, हम हथियार हो, सब कुछ अब शिल्प का पार्ट है। वैसे एक ग्रंथ में बताया गया, केवल राजगृह के बारे में बताया गया 18 प्रकार के शिल्प हैं वहां, तो गिनती नहीं करनी, बहुत कभी कभी का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। इस काल में बड़ी संख्या में हमें शिल्पों के साक्ष्य, अब आप याद करिए, जैसे धातु के शिल्प क्या होते हैं, मिट्टी के शिल्प क्या होते हैं, पत्थर के शिल्प क्या होते हैं, हाथी दांत, जितने भी आपको याद है ना, हड़प्पा में हमें कैटेगरी बनाई थी हम लोगों ने, मतलब कपड़ों पे काम, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी हम लिखेंगे। अब हम लिखें, इसी में लिखेंगे आप, लिखें इसी के साथ अलग अलग शिल्पों के गिल्ड या निगम, ठीक है, गिल्ड या निगम के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब शिल्प इतने ज्यादा हैं कि हर शिल्प का अपना एक संगठन बनेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पेन बनाने का काम करते हैं, सपोज दैट, हाथ से, हम लोगों का एक ग्रुप हो गया, हम सब अपना एक संगठन बना लेंगे हम, ठीक है, ताकि हम सभी लोगों के हितों की रक्षा, जो रॉ मटेरियल आपको मिलना हो, जो कीमत आपकी मिलनी हो, मतलब एक सब संगठित होना शुरू हो जाएंगे। बर्तन वाले अपना अलग, कपड़े वाले अलग, हाथी दांत वाले अलग, आभूषण वाले अलग। इस समय गिल्ड का उल्लेख मिलना शुरू हो जाएगा, संगठन। ये बताता है बड़ी संख्या में शिल्प हैं। ठीक, उत्तर वैदिक काल में गिल्ड का उल्लेख है क्या? नहीं है। अब उत्तर वैदिक काल की तुलना में चेंज किया आ गया, तो गिल्ड के उल्लेख मिल रहे हैं। यह भी बताता है कि नंबर ऑफ क्राफ्ट बहुत ज्यादा है। इसी में लिखें, इसी के साथ लिखे शिल्पों के स्थानीयकरण एवं विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्थानीयकरण एवं विशेषीकरण के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, विशेषीकरण प्रमाण मिलते हैं। लिखें आप, जैसे वैशाली के एक क्षेत्र में
एक जगह का नाम है, मतलब अलग सा है, सद्दलपुत है। वैशाली के एक क्षेत्र में एक साथ 500 कुम्हारों की दुकानों का उल्लेख मिलता है। एक साथ 500 कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख मिलता है। ठीक, कुम्हार मतलब एक साथ 500 दुकान है। ये बता रहा है कि वहां पे बर्तन के लिए वो क्षेत्र स्पेशलाइज हो चुका है और उसकी खास पहचान है भाई, वहां जो बर्तन बन रहा है। ऐसे ही बनारस में किताब में, बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक पूरा मोहल्ला हाथी दांत पे काम करने वालों का है। यानी हाथी दांत पे भी काम हो रहा है उस दौर में, ठीक है, चीजें बन रही हैं। तो ये बताता है कि स्पेशलाइजेशन, लोकलाइजेशन। तो बुद्ध काल की क्या विशेषता देखोगे शिल्प के क्षेत्र में? गिल्ड, निगम, विशेषीकरण, स्थानीयकरण, ये सब परिवर्तन है शिल्प के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि और शिल्प। अब लेटर वैदिक काल में देखोगे आप, शिल्प आपको याद होगा, हमने क्या बताया, शिल्पों की कुछ संख्या बढ़ी, कुछ नए शिल्पों का उल्लेख, बस दो चार बातें बता के छोड़ दी थी। यहां ना गिल्ड आया था, ना स्थानीयकरण की बात हमने, तो चेंजेस है, स्थानीयकरण, गिल्ड का आना, इसकी तुलना में ये बदलाव को रेखांकित करता है। हमने क्या कहा था, पढ़ने का एक पैटर्न है, एक काल से दूसरे काल में जाइए तो आपको ये देखना होता है नई बातें क्या आ गई। आपको लिखना हो किस प्रकार के शिल्प प्रचलित थे तो आप बता सकते हो, धातु के शिल्प थे, लोहे के बहुत सारे, ठीक है, घरेलू उपकरण बनते थे, खेतों के उपकरण बनते थे, हथियार, किसी को पेज भरना हो, शब्द भरने हो, खूब लिखने की इच्छा करती है ना, तो आप केवल लोहे का बात करना शुरू कर दो। हाँ, कि बड़ी संख्या में हमें लोहे के अलग अलग उपकरणों के साक्ष्य, कुछ घरेलू उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ कृषि संबंधी उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं, और बहुतायत में हथियारों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, जिन राज्यों के पास लोहे का सोर्स था उनकी स्थिति इस समय काफी मजबूत। अब हमने बात करी एक लोहा पे और हमने 50 शब्द खर्च कर दिए। मिट्टी के बर्तन की परंपरा बहुत पुरानी है, हमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो इस दौर में भी जारी हैं। इस समय एक नए प्रकार के मिट्टी का बर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है। आपको याद होगा हमने लिखवाया था NBPW, याद है हमने लिखवाया था NBPW, और इसके साक्ष्य वहीं मिलते हैं जहां लोहे के साक्ष्य। ठीक है, तो अब जैसे हमने बात करना शुरू किया, मान लो मिट्टी के बर्तन के बारे में, निश्चित तौर पर मिट्टी की मूर्तियां भी बनती होंगी, बट बहुत हमें उसके प्रमाण, तो कॉमन सेंस पे पता चला, हम बात करते करते 1.5 पेज हम शिल्प पे लिख के चले जाएंगे हम, बट कुछ होना नहीं है उससे। इतिहास के बच्चे जब पढ़ते हैं तो टीचर क्या करता है, नॉर्मली एक किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा के छोड़ देगा, बच्चे उसको याद करते रहते हैं। बच्चे को एक बार तरीका समझ में आ जाए कि आंसर को विस्तार कैसे देना होता है, तो जब स्टूडेंट चाहे उसको 1.5 पेज में विस्तार दे सकता है और खींच के 1.5 लाइन में कर सकता है। जरूरत इस कला की होती है, जरूरत याद करने की नहीं होती है। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? क्योंकि ये उतना जितना मैं बता रहा हूं वही पर्याप्त आपके जीएस के लिए है। जब ऑप्शनल वगैरह जब हम पढ़ाते थे तो वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते थे, कभी किसी की कॉपी बहुत ज्यादा नहीं रहती थी, जब हम कभी पढ़ाया करते थे तो बहुत मिनिमम बस आइडिया दे देते थे। यदि आपको फैलना हो, विस्तार लेना हो तो कैसे लेंगे आप, किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि आप बहुत पढ़ के तो जा ही नहीं सकते हैं एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा, उससे पहले भी कई बार रियलाइज होगा भाई, अभी तो मैं ही रियलाइज करा दूंगा आज या कल, पर जब आप मेंटली तैयार हो जाए कि हाँ सर पूरा रिवीजन कर लिया है, तो 15-20 मिनट का मैं एक्सरसाइज यहीं करा दूंगा आपको मैं। ठीक है, और आप थोड़ा सा रियलाइज कर लेंगे आप कि हाँ क्या क्या हो सकता है हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब उसकी पहली झलक आपको समझ में आ जाएगी यहीं पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिल्प, कृषि की बात हो गई, शिल्प की बात हो गई, व्यापार लिखें आप। व्यापार के बारे में लिखें आप। लिखें, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से
साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ठीक है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की जानकारी मिलती है। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी में लिखे जातक ग्रंथ में, जातक ग्रंथ में जातक ग्रंथ में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ताम्रलिप्ति बंगाल में पड़ेगा। जातक ग्रंथ में ताम्रलिप्ति बंदरगाह जातक ग्रंथ में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, ठीक, जातक ग्रंथ में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। लिखिए अन्य साक्ष्यों में सुपारा, यह महाराष्ट्र में पड़ता है, और भृग कच्छ या भड़ौच। अन्य साक्ष्यों में सोपारा, भड़ौच इत्यादि बंदरगाहों का भी उल्लेख है। सोपारा, भड़ौच इत्यादि बंदरगाहों का भी उल्लेख है। ठीक है। सोपारा पड़ता है महाराष्ट्र में, भरूच पड़ता है गुजरात में, है ना। दूसरे ग्रंथों में इन सब जगहों का भी है, सब बंदरगाह शहर हैं सब। तो इस समय समुद्री मार्ग से व्यापार, उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा था, सीमित स्तर पे आंतरिक व्यापार की जानकारी, बट इस समय हम क्या देख रहे हैं, बाह्य व्यापार की भी जानकारी। तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में ये भी चेंजेस हमें दिखाई पड़ रहा है इस काल की तुलना में, जो चेंजेस हैं। बाकी आंतरिक व्यापार तो हमेशा है। यहां भी लिखें आप, अगला पॉइंट लिखें आप, एनबीपीडब्ल्यू नामक बर्तन तथा लोहे के उपकरणों का देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाना लोहे के उपकरणों का देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाना आंतरिक व्यापार की पुष्टि करता है। ठीक है, पाया जाता। अब जैसे लोहा देखो हर जगह तो मिलेगा नहीं, जैसे झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है, प्रत्येक जगह लोहा नहीं मिलना है, बट लोहे के उपकरण सब जगह मिल रहे हैं। तो ट्रेड होता होगा तभी तो संभव है ना, लोहे के उपकरण आपको हर जगह मिल रहे हैं। एनबीपीडब्ल्यू बर्तन मान लो कहीं एक जगह बना, फिर आसपास के क्षेत्रों में उसका व्यापार हो रहा है, फिर कहीं बना फिर उसका व्यापार हो रहा है। जैसे लोहे पे काम सब जगह तो नहीं हो रहा है ना, लोहा के खान तो जहां जहां है वहीं लोहे निकाले जाएंगे, फिर उससे हथियार भी बन रहे हैं, खेती संबंधी उपकरण भी बन रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में उसकी सप्लाई हो रही, कैसे संभव है। तो ये व्यापार के बिना संभव नहीं है।
और अब मार्ग लिखने की जरूरत नहीं है आपको। परिवहन कैसे होगा? स्थल और जल। स्थल मार्ग में या तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जल मार्ग में नौ परिवहन होगा आपका। अब ये चलता रहेगा जब तक परिवहन के दूसरे साधन नहीं आ जाएंगे। ठीक है, जब तक परिवहन के दूसरे साधन नहीं आएंगे तब तक ये चलता रहेगा आपका। कोई गधा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई हाथी का इस्तेमाल कर रहा है, कहने का मतलब पशुओं को माध्यम बनाया जाएगा परिवहन के लिए और नौ परिवहन चलता रहेगा। क्योंकि इस समय के भी जितने शहर हैं सब नदियों के किनारे ही मैक्सिमम स्थित है। तो परिवहन में नदियों की बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से रही। तो हम क्या देखते हैं, व्यापार में भी इसकी तुलना में चेंज आपको दिखेगा। आंतरिक व्यापार भी बड़े पैमाने पर दिखेगा आपको। मैप वगैरह जब देखेंगे आर एस शर्मा की किताब में आप, तो आप देखेंगे एनबीपीडब्ल्यू बर्तन बहुत जगहों से पाया जा रहा है। लोहे का खान, जैसे झारखंड वाले इलाके में मान लो लोहे का खान है हमारा, या बंगाल वाले इलाके में कहीं कहीं मान लो, या उड़ीसा वाले इलाके में खान है। बट ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में, हर जगह लोहे के उपकरण वगैरह आपको मिलेंगे, खेती के उपकरण मिलेंगे। कैसे संभव है? ये व्यापार के बिना संभव नहीं है। ठीक, व्यापार की बात हो गई। व्यापार के बाद देखिए आप सिक्कों के बारे में। लिखें कि 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व से सिक्कों के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। सिक्कों के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। देखिए प्रारंभिक सिक्के चांदी एवं तांबे से निर्मित हैं। प्रारंभिक सिक्के चांदी एवं तांबे से निर्मित है। ठीक है, चांदी और तांबे के, सोने के सिक्के बाद में मिलेंगे, है ना, निर्मित हैं। लिखें इनके साक्ष्य सर्वप्रथम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिलते हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लो चादर बनी हुई है और उस पे खास तरह का जो है मार्क किया जा रहा है, मतलब पहचानने के लिए, मतलब जैसे तांबा का चादर है, ठीक है, चांदी का पूरा चादर सा बना दिया गया है, उस पे खास तरह का मार्क, तो उसको पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं, नाम दिया गया है इसको। इसी में लिखें आप, इन सिक्कों पर लेख नहीं है। इन सिक्कों पर लेख नहीं है, लेख। अब देखो, जैसे हमने कहा उत्तर वैदिक काल में सिक्का था क्या? नहीं था, प्रमाण नहीं मिलते। मे भी रहा हो, साक्ष्य नहीं मिले अभी तक। ठीक, अब बुद्ध काल में क्या देखते हैं? सिक्कों का ज्ञान है। अब सिक्के से आप देखोगे एक व्यापारी को क्या फायदा हो सकता है? दूर दूर तक वो व्यापार आराम से कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो बड़ा मुश्किल होता है, आपको पढ़ने आना हो यहाँ पे और फीस लेके, भाई आप पैसे हैं तो आप आसानी से आप ट्रांसफर को कर देते हैं। घर से अनाज लेकर आना सोचो कितना मुश्किल होता है। गाय लेकर आना या बैल लेके चलो, वहां गुरुजी को जो है गाय दक्षिणा में पढ़ने जा रहे हैं, तो गाय रखिए, फिर गाय को खिलाइए। ठीक है, एक सिस्टम था। तो सिक्के से ना आसान हो जाता है, आम व्यक्ति भी कुछ भी खरीदना चाहे बाजार से वो खरीद सकता है, लेन देन करना।
बाजार में कुछ भी बेचना चाहे वो बेच सकता है, व्यापारियों के लिए, शिल्पियों के लिए। राज्य के लिए तो और अच्छी चीज है ये। राज्य सिक्कों में कर का संग्रह कर सकता है, सिक्कों में वेतन दे सकता है वो। राज्य के विकास के लिए तो और महत्वपूर्ण चीज है सिक्कों का प्रचलन। और सबसे पहले कहां सिक्के मिल रहे हैं, तो आप समझ लो एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल रहे हैं। मगध वाले क्षेत्र में सिक्के मिल रहे हैं। ये जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे उसमें मगध सबसे शक्तिशाली होकर के उभरेगा। तो मगध की बात करेंगे, उसमें बहुत बड़ा कारण है सिक्कों का प्रचलन, लोहे का वहां पे सोर्स था उसके पास, मगध क्यों राइज करेगा। ये सारे पॉइंट्स वहां ऐड अभी हो जाएंगे जब पढ़ेंगे आगे तो हम। तो ये भी एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अब आप लिखें शहर, लिखें शहर, लिखें साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से बड़ी संख्या में शहरों के साक्ष्य मिलते हैं। शहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इसे द्वितीय शहरीकरण भी कहा जाता है। इसे द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लें आप, गंगा घाटी शहरीकरण, गंगा घाटी शहरीकरण, गंगा घाटी शहरीकरण, कौमा लौह युगीन शहरीकरण, लौह युगीन शहरीकरण। ठीक है, लौह युगीन शहरीकरण, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसको ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, गंगा घाटी शहरीकरण, लौह युगीन शहरीकरण, सब अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। पहला कौन सा हो गया आपका, हड़प्पा। वो कहां हुआ था, सिंधु नदी घाटी, घग्गर घाटी में। ये कहां हुआ, गंगा घाटी में। अच्छा, ये जो दूसरा शहरीकरण है इसके साक्ष्य हमें आज तक, बनारस उसी दौर का शहर है। बनारस जो है उसी दौर का शहर है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो उस दौर से, राजगिरी के साक्ष्य आपको आज, मतलब इस दौर के सभी शहरों के साक्ष्य आपको आज कुछ ना कुछ मिलेंगे आपको। तो द्वितीय शहरीकरण की निरंतरता आज भी हम अपने समाज में, तो हम क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की तुलना में यहां देखते हैं हम शहरीकरण, यानी ये शहरीकरण का एज है, सिक्कों का प्रचलन, बाह्य व्यापार, बड़ी संख्या में शिल्प हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में आप देखोगे एक बड़ा बदलाव है, पूरा अर्थव्यवस्था। अब देखो ये आर्थिक परिवर्तन है ना, इसलिए तो इसको एक अलग युग कह दिया जाता है, बुद्ध युग, महाजनपद युग। एक काल से दूसरे काल में हम चेंजेस को देखते हैं। हम 6ठी सदी ईसा पूर्व में आर्थिक परिवर्तन भी जबरदस्त है और धार्मिक परिवर्तन भी जबरदस्त है, धार्मिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। तो इतने सारे बदलाव हैं, इसको हम एक अलग काल कह के पढ़ते हैं इसको हम। ठीक, तो जब हम पढ़ेंगे, अभी जो हमने आपको पॉइंट लिखवाया कि बुद्ध काल में अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे तो अपने आप लग जाएगा, ठीक है, बुद्ध काल में इस तरह के बदलाव हमारे सामने उभर कर। जब हम आगे पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, इसके बाद हम मौर्य काल में अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव देखते हैं हम, तो फिर कृषि, व्यापार, शिल्प, सिक्के, उसी में बदलाव की बात। तो एक काल से दूसरे काल में परिवर्तनों को पकड़ना है। जितनी बातें मैं लिखा रहा हूं तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, बट दिमाग में जरूर रखिए इस बात को कि हमें परिवर्तनों को पकड़ना है। कभी भी रीडिंग करें हम परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किताब पढ़ेंगे और आपके दिमाग में छप जाएगा कि हम 4 पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। अगले चैप्टर में केवल परिवर्तन पे नजर डालनी है आपको, हर चैप्टर में। एग्जाम की राइटिंग और ऑब्जेक्टिव सब कुछ परिवर्तन पे टिका हुआ रहता है। सही मायने में पढ़ना बहुत कम है,
अब लेखक क्या करेंगे, मान लो 4 पेज में आपको अर्थव्यवस्था समझा रहे हैं, तो 2 ही पैराग्राफ में परिवर्तन है, बाकी 15 पैराग्राफ पुरानी बातों को लेकर समझा रहे हैं लेखक। कभी आप ऐसे बैठ करके ना किताब को पढ़ के छानने की कोशिश करोगे, निकालने की उसमें से इसमें परिवर्तन कितना है, कहाँ है, तो आप एकदम ना साफ साफ देखोगे, अच्छा मात्र ये 3-4 बातें बताई गई हैं, बाकी सब बातें घुमा फिरा कर कहीं जा रही, लेखक समझा रहा है, कहानी बता रहा है, बना रहा है। तो एक परीक्षार्थी होने के नाते आपको केवल परिवर्तन पकड़ने हैं बस। तो कहानी पढ़ने में थोड़ा ठीक लगता है, क्या क्या हुआ होगा, पढ़ते चले जाइए। और अब साहित्य भी हमने देख लिया, अर्थव्यवस्था पे भी बात कर ली, अब इसी के साथ हमें बात करनी है समाज के ऊपर। लगभग उत्तर वैदिक काल जैसा ही समाज है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चेंजेस हैं। हमने क्या कहा था, उत्तर वैदिक कालीन समाज और बुद्ध युगीन समाज दोनों को मिला दो तो लगभग आज जो हमारा समाज है, हिंदू समाज, उस पर आपको जबरदस्त प्रभाव, इवन बौद्ध समाज पे भी, जैन समाज पे भी, दोनों को मिला दो तो आज का भारतीय समाज उत्तर वैदिक काल और बुद्ध काल से बहुत कुछ प्रभावित है। वैसे सारी विशेषताएं आपको समाज में दिखेंगे। लिखें आप, शीर्षक दे दीजिए आप, बुद्ध युगीन समाज समाज में पहला पॉइंट लिखें आप, बुद्ध युगीन समाज में। आज मैंने टेस्ट वाला प्लान जो है आज वैसे पोस्टपोन कर दिया है, टेस्ट जो हमने कहा था ना मैं लूंगा, आज जस्ट वैसे ही पोस्टपोन कर दिया है हमने, और कल फिर मैं कंफर्म टेस्ट लूंगा मैं आपका, ठीक है, कल वाली क्लास में, है ना। आप रिवीजन पूरा पाषाण काल से लेकर जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब रिवीजन करके आएंगे, और 2-2 मिनट आपको लिखने के लिए टॉपिक मैं दूंगा आपको, 2-4 पॉइंट, ठीक है, कम से कम 10-12 टॉपिक आपको मैं दूंगा लिखने के लिए। कितना आपको याद है उससे एक पता चल जाएगा आपको, कितनी बातें आपको याद रह रही हैं। सुन पा रहे ना सभी लोग? बस ऐसे एक्सटेंड कर दिया, कोई रीजन नहीं है, मैं कहीं टॉपिक समाज जरा पूरा करवा देता हूं मैं आपका। समाज में पहला पॉइंट लिखें आप, लिखें उत्तर वैदिक काल की तरह इस काल में भी सामाजिक जीवन का आधार इस काल में भी सामाजिक जीवन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी। लिखें चारों वर्णों एवं कर्तव्य, उनके कर्तव्यों के साथ साथ, उनके कर्तव्यों के साथ साथ तथा उनके कर्तव्यों के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में कर्तव्यों के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में इन वर्णों के द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मिलता है। अपनाए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना है हमको, ये पुराना वाला ही सिस्टम है। अच्छा, आपको लगता है कि हमें लिखना है तो 4 वर्ण ये थे, चारों के कर्तव्य ये थे, वो भी लिख सकते हैं आप। मौर्यकालीन समाज लिखना हो तो 4 वर्ण, चारों के कर्तव्य ये थे। तो पुरानी बातें तो चल ही रही समाज में ना, तो इसलिए हमने उसको रिपीट कर दिया, जैसा उत्तर वैदिक काल में था वैसा था। हाँ, जैसे कोई आपदा आ जाए तब ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, क्योंकि इस समय सूत्र साहित्य लिखा गया ना, सूत्रों में बताया गया कि आपातकाल में क्षत्रियों को ये काम करना चाहिए, ब्राह्मण ये कर सकते हैं, वैसे ये
सबके लिए कर्तव्य बताए गए हैं उसमें, क्योंकि इस समय ना व्यवस्थित रूप दे दिया गया, नियम बना दिया गया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब तक नियम इवॉल्व हो रहा था समाज के किताबों में, अब नियम कितना पालन होता होगा वो अलग बात है। नियम तो बहुत कुछ है, हम लोग कितना पालन करते हैं हमें तो पता ही नहीं कि नियम क्या क्या है, जो माता पिता ने बता दिया वही नियम हमें ध्यान है। ठीक है, तो नियम तो बहुत कुछ, हम कितना पालन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे उस दौर में भी यही होता था, नियम तो है, कौन कितना पालन करता होगा ये कहना मुश्किल होता है। किताबों में क्या होता है, किताब देखो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, बुद्धिजीवी जो उस दौर के वो किताब लिख रहे हैं, मान लो ज्यादातर ब्राह्मण लिख रहे हैं, वो उनके दृष्टिकोण को बताता है, ऐसा नहीं कि पूरे समाज के बारे में बता देता है वो। अगला पॉइंट लिखें, इस काल में भी वर्ण के आधार पर भेदभाव का उल्लेख, इस काल में भी वर्ण के आधार पर भेदभाव का उल्लेख, वर्ण के आधार पर भेदभाव का उल्लेख लेकिन आप जैसे एक ही अपराध में सजा के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रावधान, ठीक है। जैसे मान लो कि एक चोरी किसी ने की, एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान। जैसे चोरी है, ब्राह्मण वर्ण की किसी ने चोरी की, क्षत्रिय ने चोरी की, वैसे ने, तो सबके लिए सजा अलग अलग है। जितना नीचे का वर्ण होगा सजा उतनी कठोर सजा है सभी के लिए। तो ये बताता है समाज में भेदभाव। आपको याद होगा उत्तर वैदिक काल में मैंने क्या लिखाया था आपको, कि उपनयन संस्कार का अधिकार अब शूद्रों को, तो वो अभी भी मौजूद है, अब चलता रहे, पूरे हर काल में है। इस बात को समझिएगा, पुरानी बातों को हम हूबहू लिख सकते हैं इस दौर के समाज में। हम नया उदाहरण ढूंढते रहते हैं, नए परिवर्तन ढूंढते रहते हैं। हम चाहे तो उस उदाहरण को भी लिख देंगे यहां पे, जैसे शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। पैटर्न समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं ना, पुरानी बातें आप यहां पर लिख सकते हैं। हमने एक नया एग्जाम्पल ले लिया कि हाँ देखो, जैसे तो वर्ण के आधार पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखिए वर्ण के साथ साथ इस काल में जाति के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं, जाति प्रथा के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। इस काल में जाति प्रथा के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, जाति प्रथा के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। लिखें आप कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण, कौमा व्यवसाय का निर्धारण, व्यवसाय का निर्धारण तथा तथा जाति के आधार पर जाति के आधार पर खान पान एवं विवाह पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, जाति के आधार पर खान पान एवं
तो देखो उत्तर वैदिक काल में हम दावे से नहीं कह सकते जाति प्रथा आई या नहीं, बट वर्ण व्यवस्था में हमने क्या समझाया तो आपको याद होगा। जैसे मान लो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो ऑब्वियस है मेरी जो अगली पीढ़ी है उसके अंदर ये कला आ सकती है देखते देखते। कोई वैद्य का काम कर रहा है, कोई लड़ने का काम कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ आप देखोगे वर्ण ही जाति में परिवर्तित होती। एग्जैक्ट इसका मेंशन नहीं कि वर्ण ही जाति में बदल गई, बट वर्ण व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि भाई जब आप वही काम करना है तो धीरे धीरे जन्म आधारित हो जाएगा कि नहीं अब आपकी ये जाति है तो आपको यही काम करना है। तो जन्म से जाति की पहचान और काम की पहचान, और जिस जाति में है उसी में खान पान होगा और उसी में विवाह। देखो समाज हमेशा नियमों को नहीं मानता, जैसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चलते रहते हैं। अनुलोम विवाह का मतलब हो गया उच्च जाति या उच्च वर्ण का व्यक्ति मतलब पुरुष, ठीक है, और निम्न वर्ण या जाति की महिलाएं। प्रतिलोम विवाह में रिवर्स कर दीजिए आप, निम्न जाति या वर्ण का पुरुष और उच्च जाति या वर्ण की महिलाएं। उत्तर वैदिक काल में भी अनुलोम प्रतिलोम विवाह का उल्लेख मिलता है। तो नियम टूटते रहते हैं। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख अभी भी मिलता है जो हमने उत्तर वैदिक काल में उल्लेख किया था ना आपसे, ब्रह्म, प्रजापति, आर्ष, देव, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। अब वो बेसिकली क्या है, विवाह को लेकर जो तौर तरीका समाज में, वो सारी चीजें तो आज भी प्रचलित हैं समाज में। आज की बात करें 2024 की, ठीक है, 24 की बात करें तो आज भी आपको दिख जाएगा वो सारी विशेषताएं समाज में, है ना। तो अब ये चल रहा है अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ठीक है, ये सारी बातें। लेकिन एक नई चीज जिसे वर्ण में ये था कि कम से कम आप व्यवसाय का चयन कर सकते हैं और कोई काम ऊंचा नीचा नहीं है, बट जाति में काम को उत्कृष्ट और निकृष्ट भी माना जाएगा। ये उत्कृष्ट कार्य है। और भारतीय समाज की जो आज भी देखेंगे आप विशेषता है ये कि जाति में हम आज भी बंधे हुए, हम सबकी जातिगत पहचान है ना, इसमें हमारा आपका कोई च्वाइस है क्या? हम जिस घर में जन्म लिए उसके साथ हमारी जाति जुड़ गई। लेकिन आज व्यवसाय की आजादी है, मजबूरी नहीं कि हम वही व्यवसाय करें जो जाति का व्यवसाय। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, अभी अखबार पढ़ते होंगे आप, जेल मैनुअल को लेकर के। जेल में अपराधियों की जाति लिखवाई जाती थी और जेल में जब जो काम कराए जाते थे जाति को देख करके काम, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द किया। आज के अखबार में मैं उसको देख रहा था। अब सोचो हजारों साल पुरानी प्रथाएं जेल में आज भी, हजारों साल पुरानी प्रथाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये औपनिवेशिक विरासत है। ऑब्वियस इस तरह का जेल अंग्रेजों ने शुरू किया था भारत में, बट ये प्रथा औपनिवेशिक थोड़ी है, जेल औपनिवेशिक है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को कैसे कहा जाए, विद्वान लोग बैठे होते हैं। जेल अंग्रेजों ने बनाया, जेल औपनिवेशिक है, बट प्रथा तो हजारों साल पुरानी है। अब जिस जाति को आपको वो कार्य करना है, जेल में अंग्रेजों ने शुरू किया, क्यों? भारतीय समाज ऐसा था। तो छोटी छोटी बातों को जब थोड़ा सा जागरूक होकर देखेंगे ना, अपने आसपास कुछ कुछ चीजें आपको दिखती रहेंगी हमेशा। आपको सिलेबस को लाने का मकसद यही है कि हम सब बने हुए हैं। चलो आज देखो हम सबकी जाति है, व्यवसाय ठीक हम कुछ भी तय कर लें। हम देखो इसमें से आप सब अलग अलग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, सब अधिकारी बनोगे, आप फिक्स नहीं कि हम वही व्यवसाय करें। लेकिन घर वालों का पूरा दबाव होगा कि आपको जाति के अंदर ही विवाह। चलो व्यवसाय का तो फ्रीडम मिल गया हमें समय के साथ, बट विवाह का फ्रीडम। और लगभग आप देखोगे जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं समाज में, मोहल्ले में, ग्रामीण समाज में अभी भी ऐसा होता है कि किसी फंक्शन में जाति विशेष के लोगों को ही बुलाया, जिनका फंक्शन है वो अपनी जाति के लोगों को बुलाते हैं। जहां शहरों का प्रभाव होता है वहां जाति का बंधन टूट जाता है। शहरों के जो नजदीक गांव है वहां जाति का बंधन टूट जाएगा। जो विशुद्ध गांव है, पता चला किसी एक वर्ण, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण किसी वर्ण या जाति का है तो वैसा ही होगा। तो जो 4 खास फीचर हैं जाति के आप देखोगे, उसमें व्यवसाय चयन की आजादी है, वर और वधु के चयन की आजादी अभी भी जाति देता है क्या? नहीं देता अनुमति, है ना। तो देखो कितनी पुरानी प्रथाएं हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में यदि रहते हो आप, तो खान पान में भी बहुत फ्रीडम आपको वहां पे। तो देखो कितनी पुरानी प्रथाएं चली आ रही है, बुद्ध काल से हमें दिखाई पड़ने लगती है हमें।
और सोचो 1500 मतलब लगभग 2000 वर्षों के साथ ये धीरे धीरे प्रवाहित, 2000 सालों से हमारे समाज में रक्त में प्रवाहित। मजेदार बात क्या है, इस्लाम दुनिया के 50 से अधिक देशों में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या अधिक है। भारत में भी इस्लाम धर्म, अच्छी खासी आबादी इस्लाम मानने वालों की। दुनिया के किसी भी देश में इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है, लेकिन भारत में इस्लाम में भी जाति प्रथा है। ठीक है, इस्लाम में भी ये नियम लागू होता है वहां पे भी। ये भाई अरब वाले हैं, ये सिया वाले हैं, ये मध्य एशिया वाले हैं, ये तुरानी हैं, ये ईरानी हैं, ये खानदानी रईस रहे हैं, भला ये सब तो नीचे बुनकर वाले हैं। ठीक है ना, अशरफ और अजलाफ करके वहां पे भी कैटेगराइजेशन बना हुआ है। दुनिया के किसी भी देश में जाति प्रथा नहीं है, बट इस्लाम के अंदर भी जाति आ जाएगा। देखो, इस्लाम ज्यादातर मानने वाले कौन थे यहाँ पे? जब आप पढ़ोगे मेडिवल इंडिया में पढ़ाऊंगा, यहीं के लोगों ने धर्म को अपनाया ना, तो जो जाति थी उनकी वो जाति बनी रह गई। मुट्ठी भर बाहर से मानने वाले लोग आ गए, अफगानिस्तान से, ईरान से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, कुछ अफ्रीका से ऐसे आ गए। बाकी सब जो इस्लाम मानने वाले तो यहीं के लोग हैं ना। अच्छा, ईसाई धर्म दुनिया के इतने सारे देशों में, यूरोप के प्राय लगभग सभी देशों में है, वहां भी जाति प्रथा नहीं, बट भारत में ईसाई धर्म में भी जाति प्रथा। तो भारत की एक खास बात क्या है कि धर्म को भी अपने हिसाब से भारत रंग देता है। आपका जो तौर तरीका रहो, भारत में आएंगे आप तो भारतीय रंग में आप। तो जाति प्रथा की इतनी मजबूत व्यवस्था है कि कोई धर्म नहीं बचा इससे। सोचिए कितनी मजबूत पकड़ है, हम सब की जातिगत पहचान है। तो एकाएक देखो कोई चीज नहीं आता। अब हमने क्या बताया, मान लो कोई एक व्यक्ति है, सपोज दैट कोई क्षत्रिय है उस दौर में। अब जब राज्य बड़ा हो गया तो उसके साथ साथ 100, 1000, 2000, 5000 की सेना हो गई, लोग हो गए। मतलब कोई उत्पादन काम तो नहीं कर रहा है ना, वो तो लड़ने का काम कर रहा है, जीतने का काम कर रहा है, रक्षा का काम कर रहा है, बदले में टैक्स ले रहा है राज्य, उनको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। तो अब क्या होगा, ऑब्वियस है उसका जो बच्चा होगा अगला, बचपन से उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो शरीर खाने पीने पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, जितना व्यायाम वगैरह कर सकता कर रहा था कि हमें भी रक्षा के क्षेत्र में एक वर्ण के साथ स्वाभाविक झुकाव होता है। डॉक्टर के बेटा डॉक्टर, स्वाभाविक तौर पर झुकाव होता है, ऐसा नहीं कि वही होता है। बट अभी भी देखो कि कोई वकील है तो घर में वो चाहते हैं वकील भी कि हमारा बच्चा ही वकील, क्योंकि इतना सारा जो हमने क्लाइंट बना रखा है वो कहां जाएगा, अगली पीढ़ी वकील नहीं बनेगा। तो डॉक्टर अगला क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल हमारा हो, हमारे परिवार के लोग उसको चलाएं। अब कोई डॉक्टर उसमें से आईपीएस बन गया तो बन गया वाली बात है, निकल जाओ आईएएस बन जाते हैं, हम इनकम टैक्स में चले जाते हैं। आज क्या है, मजबूरी नहीं है वर्ण और जाति की व्यवसाय क्या चयन करे, बट अभी भी जाति निर्धारित करता है, अभी भी जाति निर्धारित करता है कि विवाह हम कहां करेंगे। ठीक है, अच्छा जाति भी बड़ी सुविधाजनक तरीके से काम करता है। जैसे आप कुछ नहीं करें और घर वालों को बोले कि जाति के बाहर विवाह करना, बोलेंगे काट देंगे तुमको। ठीक है, सब ठीक है, घर वाले तुम प्रतिष्ठा पे तुम कर रहे हो, अच्छा आप आईएएस बन जाओ। ठीक है, बहुत विरोध होगा, लेकिन घर वाले मान लेंगे इस बात को फाइनली कि नहीं, बच्चे ने नाम रोशन कर दिया हमारा। तो ये सब भी क्या होता है, बड़ा सुविधाजनक हमने देखा अपने समाज में। सारे दृष्टिकोण बहुत सुविधाजनक है समाज में, लेकिन हां अब उस तरह का बंधन नहीं है। ग्रामीण भारत में अभी भी है, शहरों में ये बंधन ठीक है। बाकी जाति वर्ण को लेकर के मॉडर्न इंडिया में देखेंगे हम लोग, बहुत बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह हैं, उनमें दृष्टिकोण है, गांधी जी का दृष्टिकोण है, ये सभी पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए हमने कहा इस दौर की खास बात चेंजेस क्या उत्तर वैदिक काल की तुलना में, जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था के लिए आपको उस दौर में नहीं, आज भी हम जाति व्यवस्था को देख रहे हैं, हम जी रहे हैं। हम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री को जितना संभव हो आज के जीवन से कनेक्ट करते हुए विरासत ऑटोमेटिक तैयार होता जाएगा, और मकसद भी यही है, हम अपनी परंपराओं को, अच्छी बुरी आदतों को हम देखें समझें। ठीक है, हम जड़ों को समझें हम, है ना, मकसद भी यही है। तो वर्ण व्यवस्था था, एक नया उदाहरण उसमें दे दिया हमने। उसी के साथ साथ वर्ण जो है जाति में परिवर्तित हो गई, उसकी बात हमने कर ली।
जाति के साथ छुआछूत की परंपरा ज्यादा, कुरीतियां देखोगे ज्यादा समाज में प्रचलित होने वाली है। जाति व्यवस्था अपने साथ छुआछूत को बहुत ज्यादा लेकर, वर्ण व्यवस्था में कम से कम सैद्धांतिक तौर पे ऐसा नहीं कहा जाता था। अगला पॉइंट लिखें, लिखें दास प्रथा का प्रचलन ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन है ना, कॉमा लेके लिखें आप, दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। उल्लेख मिलता है। आगे लिखें आप, समाज में छुआछूत का प्रचलन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, समाज में छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का प्रचलन। ठीक है, ये उत्कृष्ट कार्य है, निकृष्ट कार्य है, इसके दूरी बना के रहना है ना। तो ये सब बातें भी समाज में धीरे धीरे हर दौर के साथ बढ़ती चली जाएंगी, हर काल में संख्या बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, महिलाओं की दशा में भी गिरावट, कि देखो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट मैरिज पे ही चर्चा कर रहे हैं सारे, शादी करनी है कि नहीं करनी है, आईएएस बनना है कि नहीं बनना है। कमाल करते हैं आप लोग भी हैं। ठीक, मैं इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल पाता है, आप सब क्लास में पूछने का टाइम आपको नहीं मिलता है। ठीक, जितने लोग बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, लगभग ठीक ठाक संख्या में लोग बैठे हुए हैं, है ना, और ऑनलाइन बच्चों को इतना टाइम मिलता कैसे है? तो चैट वैट करना हो तो आते क्यों है यहाँ पे, मतलब आराम से कभी भी वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब ठीक है। अच्छा, कभी कभी जैसे मैं लिखा रहा हूँ, कुछ छूट सकता है आपका, चलो क्लास में सुविधा है कि आप आसपास किसी से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को सुविधा नहीं होती है, चलो एक मंच है वहां वो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट दोबारा रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ छूट गया तो उसको लिख करके आप आगे बढ़िए। आप किताब में सारी बातें हैं, किसी कारण से टेक्निकल एरर से भी आपका मिस हो सकता है, कभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, यहां से मेरा छूट गया है, यहां से मैंने ज्वाइन किया है, आज क्लास में क्या हुआ है, ये सब तैयार ही नहीं है स्कूल से बाहर निकलने के लिए, मतलब लगता है कॉलेज पास किए नहीं अभी तक। नहीं, बहुत सारे गंभीर बच्चे होंगे चुपचाप पढ़ाई कर रहे होंगे, या डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करेंगे, मुझे पता है कुछ को तो मैं भी जानता हूँ, वो लाइव क्लास नहीं लेंगे, वो रिकॉर्डेड देखेंगे, उन्हें पता है कि बहुत सारे चैट वैट चलते रहेंगे, उसमें चैट ब्लॉक भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जिनको पढ़ना है उन्हें केवल पढ़ना है, मजेदार मजेदार लिखा रहता है इस पे, है ना। महिलाओं की दशा में आगे क्या है बता रहा हूं, बताया नहीं है हमने अभी। दिव्या मेरा एनसीसी से हुआ है, बधाई हो दिव्या, कांग्रेट्स करो तुम उसको, ठीक है। कोई नंबर मांग रहा है, दे दो। ले लो, मेरा ही नंबर ले लो तुम लोग सब, ठीक है ना। देखो पढ़ने वाले बच्चे नहीं, गिने चुने बच्चे जो चैटिंग कर रहे हैं इसमें, मुझे लगता है मुश्किल से 30-40 बच्चे हैं सब, उसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट है जो पढ़ रहे होंगे, या बाद में देखेंगे आप, ठीक है। मनोरंजन कभी कभी मेरा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, आपके रहने से थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, मजा नहीं लगता कि एक बार चैट चला दे और हम लोग पढ़े बैठ के, ठीक है। देखिए आप, महिलाओं की दशा में भी गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए समकालीन साहित्य में
समकालीन साहित्य में समकालीन साहित्य में महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित किए जाने का उल्लेख मिलता है। वंचित किए जाने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ठीक, यानी अब महिलाओं को भी शिक्षा से रोक दिया गया। मतलब उस समय के साहित्य में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार, वंचित उल्लेख मिलता है। लेकिन तथा बाल विवाह के प्रचलन के भी साक्ष्य मिलते हैं। बाल विवाह के प्रचलन के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बाल विवाह के प्रचलन के भी। अब देखो उत्तर वैदिक काल में था क्या? नहीं था। तो अब समाज में आप बुद्ध काल जब भी पढ़ोगे तो आप उत्तर वैदिक काल से हम कनेक्ट करते जाएंगे इसको हम। अच्छा वहां ये नहीं था, अब ये बदलाव आ गया। ठीक, ऐसे करके बचपन में शादी करने से क्या होगा कि शिक्षा से भी रोक देंगे, शादी कर देंगे तो फिर वो उस तरह से ट्रेनिंग मिलेगी कि कभी ना तो पढ़ना है ना सोचना है, बस केवल घर गृहस्थी देखनी है। और इस तरह से बड़ा साइकोलॉजिकली एक तरह का पूरी तैयारी की गई है समाज के प्रभावी वर्गों के द्वारा कि व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। अब परिवार प्रथा पहले जैसा, उसमें कुछ लिखना नहीं हमें। संयुक्त परिवार हमेशा रहेगा और पितृसत्तात्मक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। कॉमा देकर लिखें आप। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव में, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव में जैन धर्म के प्रभाव में शाकाहार का कुछ प्रचलन बढ़ा होगा। शाकाहार का कुछ प्रचलन बढ़ा होगा। ठीक है, जब इनका प्रभाव बढ़ता जाएगा तो लोग थोड़ा शाकाहार के रास्ते पे भी जाएंगे, जो कि अहिंसा पे बल दे रहे हैं ये लोग, और ना दोनों तरह के हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। लिखिए आवासीय संरचना भी अपेक्षाकृत उन्नत। आवासीय संरचना भी अपेक्षाकृत उन्नत। लेकिन अभी भी कच्ची ईंटों के ही मकान बन रहे हैं, पक्की ईंटों के नहीं। पक्की ईंट आपको 3rd सेंचुरी बीसी से मिलने शुरू होंगे, और जब एक बार मिलने शुरू होंगे तो लगातार फिर वो कंटिन्यूटी में रहेंगे भारतीय इतिहास में। ठीक, पर जैसे आर्य शर्मा ही लिखते हैं कि जहां पीजीडब्ल्यू जो साइट्स है, बीआरडब्ल्यू की तुलना में पीजीडब्ल्यू 3-4 गुना लंबे समय तक है, और पीजीडब्ल्यू की तुलना में एनबीपीडब्ल्यू कम से कम उसकी तुलना में 2.5 गुना लंबे समय तक है। यानी लंबे लंबे समय तक बस्तियां एक जगह रह रही हैं, मतलब सैकड़ों सालों तक कच्ची ईंटों के मकान हैं, बेहतर जीवन है पहले की तुलना में, है ना। वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, प्रमाण देके बता रहे हैं, हम लिखने की जरूरत नहीं उतना। तो इस तरह से हम देखते हैं आवासीय संरचना भी आपको बेहतर। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखिए आश्रम व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित। आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूपेण स्थापित, पूरी तरह से स्थापित। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे, आपको याद होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। सन्यास की चर्चा नहीं मिलती है। बुद्ध काल में सन्यास आश्रम की भी चर्चा खूब। देखो सन्यास जब अधिशेष होगा तब तो सन्यास लोगे, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तब तो भिक्षाटन करेंगे। जब उत्पादन आवश्यकता तो कौन देगा फिर भिक्षाटन। आर्थिक परिस्थितियों से बड़ा गहरा संबंध होता है चीजों का, मतलब
तो इस दौर के साहित्य में 4 आश्रम का उल्लेख मिलेगा, वानप्रस्थ के बाद सन्यास का भी। उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा था? 3 आश्रम का। ठीक, एक लास्ट पॉइंट लिख लें आप, लिखें कि इस काल में भी विभिन्न संस्कारों कौमा गोत्र प्रथा इत्यादि का महत्व बना रहा। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, आज तक चला आ रहा है ना। तो इसमें कुछ तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे इसमें तो चेंजेस क्या क्या आपको दिख रहे हैं, है ना। समाज में जाति प्रथा, महिलाओं की दशा में गिरावट, शाकाहार का प्रचलन बढ़ा होगा। शिक्षा में भी थोड़े चेंजेस आएंगे, वो अलग से भी बता देंगे, लिखवा भी देंगे एक लाइन। क्योंकि अभी तक क्या था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित शिक्षा थी, अब बौद्ध और जैन धर्म भी शिक्षा केंद्र के रूप में। तो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हैं, परिवर्तन है। अब जो समाज बना बुद्ध काल में, उत्तर वैदिक काल में, यही समाज धीरे धीरे पूरे कालों में आपको दिखाई। इस्लाम आने के बाद ही एक बड़ा परिवर्तन होगा, वरना यही विशेषताएं चलती रहेंगी समाज में। ठीक है, बातचीत आपसे जारी रहेगी। थैंक यू आप सभी को। कुछ पूछना हो आपको क्लास के बाद तो मैं यहां मौजूद हूं, आप मुझसे बात